हेलो डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th हिंदी मीडियम। चलिए फिजिक्स स्टार्ट करते हैं। जहाँ तक हम लोग पढ़े थे उसके आगे आज हम लोग को पढ़ना है लंबाई का मापन। लंबाई कैसे मापी जाए। मैंने आपसे कहा था मैं छोटी से छोटी चीज पढ़ाऊंगा, बड़ी से बड़ी चीज पढ़ाऊंगा। 12th तक के 11th 12th 9th 10th में ऐसा एक शब्द नहीं छूटेगा जो आपको ना पढ़ाऊं। लंबाई का मापन, तो लंबाई के मापन में हम लोग मेजरमेंट ऑफ लेंथ, और मेजरमेंट ऑफ लेंथ में हम लोग सबसे पहले अत्यंत सूक्ष्म दूरियों का मापन करेंगे। मापन, बहुत सूक्ष्म दूरियों का मापन, मेजरमेंट ऑफ स्मॉल डिस्टेंसेस, वेरी स्मॉल डिस्टेंसेस। कुछ बातें आपसे कहना चाहता हूं, सुनिएगा। एक्चुअली बहुत छोटी से छोटी चीज को मापना है, बहुत छोटी छोटी चीज, अणु, परमाणु, आयन। इनके लिए हम लोग को विशेष तकनीक का प्रयोग करना पड़ता है, विशेष तकनीक का। आपको बताऊं, बहुत छोटी चीजों को हम लोग वर्नियर, अणु परमाणु को हम लोग वर्नियर कैलिपर से नहीं माप सकते, स्क्रू गेज से नहीं माप सकते। प्रकाशिक सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग करना पड़ता है, प्रकाशिक सूक्ष्मदर्शी का, माइक्रोस्कोप का। लेकिन प्रकाशिक सूक्ष्मदर्शी की तरंगदैर्ध्य, प्रकाश की तरंगदैर्ध्य 39 एंगस्ट्रॉम से 78 एंगस्ट्रॉम होती है। प्रकाश की तरंग, जिस प्रकाश के प्रयोग से सहायता से हम नापते हैं छोटी दूरियों को, उस प्रकाश के स्वयं की तरंगदैर्ध्य 39 एंगस्ट्रॉम से 78 एंगस्ट्रॉम होती है। अब आप ये सोचिए कि ये कितना माप सकेंगे। ये अपनी तरंगदैर्ध्य के अनुसार मापेंगे। ज्यादा से ज्यादा 10⁻⁻⁶ मीटर की ही लेंथ को ये क्या कर सकते हैं, माप सकते हैं। तो इससे भी छोटी दूरी को मापने के लिए हम इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग करते हैं। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी क्या चीज है? इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी में प्रकाश नहीं, इलेक्ट्रॉन का प्रयोग करते हैं, लेकिन वो भी ज्यादा से ज्यादा 1 एंगस्ट्रॉम तक की चीजों को माप सकता है इलेक्ट्रॉन की तरंगदैर्ध्य के अनुसार। इलेक्ट्रॉन तरंगों की तरंगदैर्ध्य उतने माप सकता है 1 एंगस्ट्रॉम, यानी ज्यादा से ज्यादा 10⁻⁻10 मीटर। आजकल एक सुरंगन सूक्ष्मदर्शी भी है, टनलिंग माइक्रोस्कोप, उससे भी मापते हैं। लेकिन और भी अप्रत्यक्ष विधियां हैं जिससे आसान होता है मापना। आइए हम आपको बताते हैं। पहले हम लोग आवोगाद्रो परिकल्पना, आवोगाद्रो हाइपोथेसिस के हेल्प से परमाणु की त्रिज्या का निर्धारण करेंगे। आवोगाद्रो परिकल्पना की सहायता से परमाणु की त्रिज्या का निर्धारण। डिटर्मिनेशन ऑफ एटॉमिक रेडियस with the help of Avogadro hypothesis। कैसे निर्धारण करेंगे?
समझिएगा। आपको एक बात बता दूं, परमाणु आपको पता है बहुत छोटे से छोटे कण हैं, गोले की तरीके, गोल कण हैं, और ये किसी पदार्थ को बनाने में अपना योगदान देते हैं। कोई भी पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना, जिसे आप परमाणु कहते हैं। ये प्रबल आकर्षण बल से बंधे होते हैं। लेकिन मैं बताऊं, जब ये पदार्थ का निर्माण करते हैं परमाणु, जब पदार्थ का निर्माण करते हैं परमाणु, तो इनके बीच में रिक्त स्थान रह जाता है, रिक्त स्थान। पूरे पदार्थ का, पूरे पदार्थ का, पूरे पदार्थ का केवल 2/3 स्थान ऐसा होता है जो परमाणु होता है, बाकी रिक्त स्थान होता है। पूरे पदार्थ का 2/3 स्थान परमाणु का होता है, बाकी स्थान रिक्त होता है। इन्हीं सिद्धांतों के आधार पर हम परमाणु की त्रिज्या का निर्धारण करेंगे। ध्यान दीजिएगा। मान लेते हैं, ये मान लेते हैं, क्या मानेंगे आप? सबसे पहले आप ये मानेंगे कि आवोगाद्रो संख्या का मान 23 है, ठीक? और किसी पदार्थ के ग्राम परमाणु भार में परमाणुओं की संख्या आवोगाद्रो संख्या के बराबर होती है। किसी पदार्थ के ग्राम परमाणु भार में, यानी जब परमाणु भार को ग्राम में व्यक्त किया जाए उसे ग्राम परमाणु भार कहते हैं। सोडियम परमाणु भार 23 है, तो ग्राम परमाणु भार 23 ग्राम होगा। तो किसी पदार्थ की ग्राम परमाणु भार में परमाणुओं की संख्या आवोगाद्रो संख्या Na के बराबर होती है। तो मान लेते हैं किसी पदार्थ का परमाणु भार तत्व का m है, ठीक है, और पदार्थ का द्रव्यमान स्मॉल m ग्राम है, ठीक है। परमाणु की त्रिज्या स्मॉल r है। पदार्थ का आयतन V है, पदार्थ का आयतन V है। अब बाकी देखा जाएगा। आपसे अभी मैंने कहा कि परमाणु भार में, ग्राम परमाणु भार में Na के बराबर परमाणु है। तो आप समझिएगा, ग्राम परमाणु भार मतलब m ग्राम में परमाणु Na, तो 1 ग्राम में परमाणु Na/m, m नीचे आ गया। तो स्मॉल m ग्राम में परमाणु, स्मॉल m ग्राम में परमाणु कितना होगा? स्मॉल, जब 1 ग्राम में इतने परमाणु, तो स्मॉल m ग्राम में स्मॉल m Na/m, इतने परमाणु। एक परमाणु की त्रिज्या कितनी थी बेटा? स्मॉल r। तो एक परमाणु का आयतन 4/3 पाई r³, चूंकि परमाणु गोलाकार है। तो इतने परमाणु का आयतन एक परमाणु का इतना आयतन, तो इतने परमाणु का आयतन।
और आपको पता है कि परमाणुओं द्वारा घेरा गया आयतन, अभी मैंने बताया, परमाणुओं द्वारा घेरा गया आयतन पदार्थ के कुल आयतन का 2/3 होता है। तो परमाणुओं द्वारा घेरा आयतन पदार्थ के कुल आयतन का 2 कितना होता है? 3 होता है। यह आपको पता है बेटा। यहां से अगर r³ बराबर निकाला जाए, चार बटे कितना बेटा? 3। ये थोड़ी सी एक गड़बड़ी हुई हमसे। ये देखो 3 से 3 कट जाएगा, 4 से 2 कट जाएगा। यहां पर सही कर लो ना बेटा। अब निकालो r³ बराबर, ये हो जाएगा 2 नीचे आ जाएगा 1/2 और m ऊपर चला जाएगा, m ऊपर चला जाएगा, n नीचे आ जाएगा, स्मॉल m भी ऊपर चला, स्मॉल m भी नीचे ही आएगा। ठीक है। और क्या चीज बचा? यहां भी बचा। ठीक है। तो कुल मिलाकर बचा क्या चीज? r³ बराबर बचा mv और क्या बचा? स्मॉल m na और 2 बचा। क्यूब हटा दो, क्यूब हटा दीजिए तो mv/2mna की घाते 1/3। इस तरीके m का मान पता करके v का मान, 2 का मान, m का मान, na का मान हम परमाणु की त्रिज्या का निर्धारण कर सकते हैं। बहुत सरल है ये तरीका, बहुत सरल है। चलिए ठीक है, कॉपी करिए। अब बेटा हम लोग करेंगे आणविक व्यास का निर्धारण, डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर साइज। आणविक व्यास का निर्धारण, डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर साइज। डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर साइज। अब पहले आइए समझते हैं थोड़ी बात को। समझेंगे क्या? पहले ये समझिए ओलिक अम्ल है क्या। एक्चुअली इसका फार्मूला है C18H34O2। C18H34O2। और आपको बता दें इसके बारे में कुछ बातें, ओलिक अम्ल के बारे में। इसके बारे में बातें ये है कि बेटा ये अणुओं का व्यास नापने की, त्रिज्या नहीं व्यास नापने की, ये R मिलाकर 2R, व्यास नापने की व्यवहारिक विधि है। एक लिक्विड है ओलिक अम्ल, लिक्विड है ओलिक अम्ल, और इसके अणुओं का व्यास अपेक्षाकृत ज्यादा होता है अन्य अणुओं की अपेक्षा। करते क्या इसमें तरीका ये अपनाते हैं बेटा कि इस विधि में जल भर लेते हैं एक पात्र में, और जल के ऊपर ओलिक अम्ल की क्या कर देते हैं, कुछ एक पतली सी फिल्म बना देते हैं, कुछ बूंद बूंद डाल देते हैं। पानी के ऊपर तेल डालो तो तेल ऊपर रह जाता है ना परत के रूप में, ऐसे ओलिक अम्ल ऊपर एक फिल्म के रूप में रह जाती है। फिर करते क्या चीज है बेटा, हम ये मानते हैं जो फिल्म बनती है, पानी के ऊपर तेल डालो तो फिल्म बनती है, ऐसे पानी के ऊपर ओलिक अम्ल डालो तो जो फिल्म बनती है, हम ये मानते हैं कि उस फिल्म की मोटाई एक अणु के व्यास के बराबर है। मतलब ये पानी और इसके ऊपर जब डाले तो एक एक अणु ऐसे बैठ गए,
तो ऊपर जो एक फिल्म बनी, ये जल है, जल के ऊपर ये ओलिक अम्ल की फिल्म है, ओलिक अम्ल की एसिड की एक पतली सी फिल्म बन गई, लेयर बन गई, लेयर। और ये मान लिए हम कि ये लेयर अणुओं से बनी है, ये लेयर किससे बनी है? अणुओं से। और इसका व्यास ही, इसका जो व्यास है d, वही फिल्म की क्या है? मोटाई है। वही फिल्म की क्या है बेटा? मोटाई है। और कैसे अब ये सारा प्रोसेस करेंगे, एक एक करके आप समझें कि सारा प्रोसेस करेंगे कैसे। ध्यान दीजिए, कैसे करते हैं काम। सबसे पहले क्या करते हैं? सबसे पहले 20 सेंटीमीटर क्यूब अल्कोहल में 1 सेंटीमीटर क्यूब ओलिक अम्ल डाल देते हैं। क्या करते हैं? 20 सेंटीमीटर क्यूब अल्कोहल में 1 सेंटीमीटर क्यूब ओलिक अम्ल डाल देते हैं। डाल दिया इसको ओलिक एसिड, जी हां, OELIC। चलो ठीक, एक सॉल्यूशन बना, इसकी सांद्रता हुई 1/20 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, 1/20 सेंटीमीटर क्यूब ये सांद्रता हुई, या 1/20 ओलिक अम्ल पर अल्कोहल, ये इसका कंसंट्रेशन हुआ। ठीक है, चाहे सेंटीमीटर क्यूब रख लीजिए। ठीक, फिर पुनः इस सॉल्यूशन का ये जो बना, इसका 1 बूंद या इसका 1 सेंटीमीटर क्यूब ले लीजिए, 1 सेंटीमीटर क्यूब, और फिर इसमें 20 सेंटीमीटर क्यूब अल्कोहल डाल दीजिए। फिर डाल दीजिए। फिर जो बना, अब उसकी सांद्रता कितनी हुई? अब आपने इस 20 सेंटीमीटर क्यूब में ये डाल दिया है 1 कितना? 20 सेंटीमीटर क्यूब सांद्रता वाला। ठीक है ना। अब फिर 20 सेंटीमीटर क्यूब में आपने 1/20 सेंटीमीटर क्यूब सांद्रता वाला डाल दिया है। ठीक है ना। तो अब जो नया बना उसकी सांद्रता कितनी हो गई? उसकी सांद्रता हुई 1/20 सेंटीमीटर क्यूब पर 20। ये फिर नया जो बना, ठीक है ना, कि प्रति 20 सेंटीमीटर क्यूब में जो नया सोल्यूशन बना उसके 20 सेंटीमीटर क्यूब में 1/20 सेंटीमीटर क्यूब कौन है? ओलिक एसिड। पहले यहां देखो 20 सेंटीमीटर क्यूब अल्कोहल था, 1 सेंटीमीटर क्यूब ओलिक एसिड, तो 1 सेंटीमीटर ओलिक एसिड 20 सेंटीमीटर क्यूब अल्कोहल में। अब आपने यहां पर सांद्रता बनाया 1/20 सेंटीमीटर, इसका मतलब 1 सेंटीमीटर क्यूब ओलिक एसिड 20 सेंटीमीटर क्यूब में। अब आपने फिर क्या किया? इसका 1 सेंटीमीटर क्यूब इस सोल्यूशन का जिसकी सांद्रता 1/20 सेंटीमीटर क्यूब, पुनः 20 सेंटीमीटर क्यूब अल्कोहल में डाल दिया, तो जो नई सांद्रता बनी 20 सेंटीमीटर क्यूब अल्कोहल में 1/20 सेंटीमीटर क्यूब कौन है? ओलिक एसिड। यानी कि जो नेट सांद्रता आई वो कितना आई? 1/400 सेंटीमीटर क्यूब ओलिक एसिड पर अल्कोहल। यानी जो सॉल्यूशन बना है उसके 400 सेंटीमीटर क्यूब में जो सॉल्यूशन बना है उसमें अल्कोहल का सेंटीमीटर क्यूब है 400 सेंटीमीटर क्यूब, और उसमें ओलिक एसिड कितना है? 1 सेंटीमीटर क्यूब। नई सांद्रता का सॉल्यूशन है। अब ध्यान दीजिए, अब हम लोग करते क्या है, जल ले लेते हैं, और इस पर बूंद बूंद ये वाला सॉल्यूशन डालते हैं।
ये वाला सोल्यूशन मिलती है बूंद बूंद। और बड़े सावधानी से इसको क्या कर देते हैं, फैला देते हैं। बड़े सावधानी से इसको क्या कर देते हैं बेटा, फैला देते हैं। ठीक है ना। मान लेते हैं कितनी बूंदें आपने डाली हैं, मान लीजिए n बूंदें डाली हैं। कितनी बूंदें डाली हैं, n बूंदें। और प्रत्येक एक बूंद का आयतन v है। प्रत्येक एक बूंद का आयतन कितनी है, v है। प्रत्येक एक बूंद का आयतन कितना है बेटा, v है। ठीक, तो अगर प्रत्येक एक बूंद का आयतन v है, v है, तो n बूंदों का आयतन n इंटू v हो गया। अगर मैं कह दूं कि जो पूरी परत बनी है पानी के ऊपर, जो पूरी परत बनी है उसका क्षेत्रफल, पूरी परत का क्षेत्रफल, जो पूरी परत बनी है उस पूरी परत का क्षेत्रफल अगर a कह दूं, पूरी परत का क्षेत्रफल, और मोटाई ये t है, मोटाई t है। मोटाई कितनी है, t है। मान लीजिए मोटाई कितनी है, t। तो ऊपर जो परत बनी है उसका आयतन कितना हुआ, पूरी परत का आयतन कितना हुआ, a इंटू टी, क्षेत्रफल गुणे क्या, टी मतलब मोटाई। और आपको बता दें इसमें से जो अल्कोहल था वो अल्कोहल उड़ गया है वाष्पीकृत होकर, पूरा अल्कोहल उड़ गया है, यानी जो बची है परत वरत उसमें सिर्फ कौन है, ओलिक एसिड है। और ये ओलिक एसिड का क्षेत्रफल था पात्र पर, जो भाई लोटे में पानी ले लीजिए, पानी भर दीजिए, पानी के ऊपर जो परत तेल की जमी हुई है, तेल की जो परत जमी हुई है वो परत सिर्फ ओलिक एसिड की है, अल्कोहल उड़ गया है। सैनिटाइजर उड़ जाता है, जो आजकल सैनिटाइजर यूज करते हैं हम लोग, उड़ जाता है, केवल क्या बची हुई, ओलिक एसिड, उसकी परत जमी हुई है। पूरे परत का क्षेत्रफल कितना है, a है, और मोटाई t है, तो फिर आयतन कितना हुआ, ये ओलिक एसिड का आयतन है केवल, और ये भी ओलिक एसिड का आयतन है NB। समझ गए। और उसमें हम आपको एक चीज समझा देगा कि ओलिक एसिड का जो मात्रा होगा इतने आयतन में, ओलिक एसिड की जो मात्रा है OLEIC एसिड की मात्रा NV गुणे 1/400 इतनी मात्रा है, इतनी मात्रा है किसकी, ओलिक एसिड की। इतना आयतन जानते हैं, इतना आयतन किसका था, प्रत्येक बूंद का आयतन था। और बूंद में कौन कौन था, ध्यान दीजिएगा, बूंद में था एसिड और प्लस कौन, एल्कोहल। बहुत गौर कीजिएगा, बहुत ध्यान से, एसिड प्लस एल्कोहल था किसमें, बूंद में। तो n बूंदों में वही एसिड प्लस अल्कोहल NB, लेकिन हमको अल्कोहल उड़ा दिया गया है। अल्कोहल जब उड़ा देंगे तो अल्कोहल समेत में 1 बटे कितना था, 400। अल्कोहल समेत में 1/400 था, लेकिन हमको अल्कोहल समेत नहीं चाहिए। अल्कोहल वाले पूरे अल्कोहल समेत आयतन NB है, जब इसमें 1/400 गुणा किए तो अब सिर्फ किसका बचा, ओलिक एसिड का, NB गुणे 1/400। यहां तक जो आयतन है वो अल्कोहल समेत है, अल्कोहल प्लस ओलिक एसिड, यहां तक वाला आयतन अल्कोहल प्लस ओलिक एसिड। और जब इसमें 1/400 गुणा कर दिए तो ये आयतन सिर्फ किसका है, ओलिक एसिड का। समझ गए। ये आयतन सिर्फ ओलिक किसका है, एसिड का। और ये जो परत का आयतन मैं ये लिखा हूं A इंटू टी, ये अल्कोहल उड़ने के बाद है, यानी सिर्फ ओलिक एसिड का। तो ये भी ओलिक एसिड का, ये भी ओलिक एसिड का, तो A इंटू टी बराबर NV गुणे 1 बटा कितना, 400। यहां से T निकालना है तो T बराबर NV बाई A गुणे 1 बटा कितना, 400। ये जो T मोटाई आएगी
ये ऊपरी लेयर की आएगी ओलिक एसिड के, और लेयर हमने मान रखा है कि अणु के व्यास के क्या है, बराबर है। ये हमने मान रखा है कि जो लेयर है वो अणु के व्यास के क्या है, बराबर है। इस तरह अणु के व्यास का क्या हो जाएगा, निर्धारण हो जाएगा। ठीक है, ओके, लेट्स मीट इन नेक्स्ट डे, नेक्स्ट वीडियो। ओके, गुड बाय।